रिजर्व बैंक का फॉरेन रिजर्व क्रॉस कर चुका है 700 बिलियन डॉलर्स को और ऐसा पूरे इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो ये जो 700 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व भारत के पास या फिर आरबीआई के पास आया है, इसी के बारे में पूरी वीडियो है। इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं और इस तरह के जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, इतना ज्यादा अगर इकट्ठा हो गया तो उसको आरबीआई कैसे यूज करता है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं जहां से आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज के बारे में, फिर हम ये फॉरेक्स रिजर्व आखिर होता क्या है उसको समझेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। ये जो 700 बिलियन डॉलर की क्रॉसिंग है या फिर जो इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा हुआ है, इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आरबीआई इस तरह के फॉरेन रिजर्व का प्रयोग करता है रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए और मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर मार्केट को भी स्टेबलाइज करने के लिए। तो न्यूज़ की बात करें तो आज के अखबारों में ये न्यूज़ बहुत प्रमुखता से छपी हुई है कि 700 बिलियन का जो रिजर्व है भारत ने क्रॉस कर लिया है और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना है और पहली बार आरबीआई के पास इतना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व आया है। तो ये जो फॉरेन रिजर्व आरबीआई के पास आया है, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि 700 प्लस, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 704 बिलियन डॉलर के आसपास ये पिछले सितंबर लास्ट हफ्ते की बात हो रही है कि तब ये इकट्ठा हुआ है रिजर्व। और ऐसा करने वाला ग्लोबली भारत चौथा देश बना है जिसके पास इतना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है। पहले नंबर पे चाइना है, फिर जापान है, स्विट्जरलैंड है। तो ये तीन देश भारत से आगे हैं फॉरेन रिजर्व में, भारत चौथा देश बना है। इस तरह का जो फॉरेन रिजर्व होता है, इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। फॉरेन रिजर्व का मतलब यही है कि बाहर का जो पैसा है वो भारत में आ रहा है अलग अलग तरीक़ों से। तो ये जो पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके पीछे के रीजंस जो हैं, जैसे पिछले हफ्ते इतना बड़ा जंप देखने को मिला, तो इसके पीछे तो ये है कि आरबीआई ने जो कुछ परचेजेस करी हैं डॉलर की, लगभग 4.8 बिलियन डॉलर की, वो है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ वैल्यू गेन्स भी हुआ है 7.8 बिलियन डॉलर्स का, और इस वजह से ये जो हमारा फॉरेन रिजर्व है 700 के मार्क को क्रॉस कर पाया है। वैल्यूएशन गेन्स की अगर बात करें तो इसको हम आगे अभी समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से ये वैल्यूएशन गेन हुआ है। अगर हम बात करें कि ये फॉरेन रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व आखिर होता क्या है, तो फॉरेन रिजर्व का मतलब यही होता है कि इसमें जो एसेट्स होते हैं, सेंट्रल बैंक किसी भी देश का होता है जो फॉरेन करेंसी में हेल्ड करता है, तो उसी को फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन रिजर्व कहा जाता है। तो फॉरेन रिजर्व में जो फॉरेन करेंसी होती हैं वो इकट्ठा होती हैं, गोल्ड होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि आपको पता होगा आईएमएफ की करेंसी की तरह ऐसा कहा जाता है, वो आते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने लेट्स से कि आपने 1 केजी गोल्ड अपने रिजर्व में रखा हुआ है और 1 केजी की कीमत अभी के समय में मान के चलिए कि 1 लाख रुपए है एग्जाम्पल के तौर पे, आगे चल करके 5-10 सालों में इसकी कीमत बढ़ के 10 लाख रुपए हो जाएगी, तो आपका फॉरेन रिजर्व तो बढ़ ही गया ना। और आपको पता है कि इस समय गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं। इसी तरह फॉरेन करेंसी अगर आपके पास आ रही है बाहर से काफ़ी ज़्यादा, इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, एक अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये बताया भी था कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि अभी जो यूएसए की फेडरल बैंक है उसने रेट कट किए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लोन लेना आसान है, सस्ता है। और ये मैंने बताया था कि जब भी ऐसा होता है तो बाहर के लोग आकर के इंडिया जैसी जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो ऐसे में भारत में जो विदेशी करेंसी होती है वो आती है और इस वजह से इस तरह का रिजर्व बनता है। ये जो रिजर्व होते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे समझिए कि ये किसी भी देश की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसको बयान करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो वहाँ की फॉरेन रिजर्व नाम पे कुछ है ही नहीं, तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी हैं कि अगर वहाँ से आईएमएफ से और अलग अलग जगहों से उनको लोन ना मिले तो उनकी हालत इतने खस्ता हो जाए कि देश चलाना मुश्किल हो जाए 1-2 महीने में। ऐसे में अगर भारत जैसे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन को अगर देखा जाएगा फॉरेन रिजर्व के तौर पे, तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और ये जो फॉरेन रिजर्व होते हैं एक तरीके से बफर की तरह काम करते हैं कि अगर मार्केट में या फिर ग्लोबली कुछ ऐसा उठापटक होता भी है तो हमारे देश के पास इतना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व होता है कि उसे बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और इस वजह से जो विदेशी हैं या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी उस देश में ज़्यादा पैसा लगाते हैं और वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं कि उस देश के पास फॉरेन रिजर्व अच्छा खासा है, तो वो अपनी जो मार्केट्स हैं उनको अचानक से ऐसे ढहने तो नहीं देंगे। तो ये सब फायदे होते हैं फॉरेन रिजर्व बढ़ने के। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, ये 700 बिलियन डॉलर क्रॉस करने की, तो ये तो मैंने आपको बता भी दिया कि इसके पीछे का रीज़न है कि फॉरेन इन्फ्लो हुआ है भारत में, जो कि एक सिंपल सी बात है।
ये जो फॉरेन इनफ्लो हुआ है उससे तो बढ़ा ही है, इंडिया के स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स में पैसा आया है। उसके अलावा जो वैल्यूएशन गेन हुआ है, वैल्यूएशन गेन किस टर्म में होता है, जैसे आप अगर वीकर डॉलर की बात करें कि डॉलर वीकर हो रहा है, उस टर्म में आरबीआई ने डॉलर कुछ खरीदे हैं तो वो भी पैसा आया है। फिर जो गोल्ड प्राइसेस राइज हो रही हैं, तो वही जो मैंने आपको बताया कि पहले से जो गोल्ड रिजर्व हमारे पास है तो उसकी कीमत और बढ़ गई। इसके अलावा जो यूएसए की जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह की यील्ड हैं उसमें भी डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से भारत में जो पैसा है वो आ रहा है। तो ये फॉरेन रिजर्व बढ़ने के कह सकते हैं कि इसकी वजह से हुआ है। और ये जो बिल्डअप है रिजर्व में, ये सपोर्ट किया जाता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है कि जो हो रहा है, उसके साथ साथ जो नैरोअर करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसकी वजह से भी ये जो बिल्डअप हो रहा है भारत में पैसा आ रहा है, उसकी वजह एक प्रमुख है। ये प्रमुख वजह इसलिए आप कह सकते हैं कि 2013 में आखिरी बार अगर देखा जाए तो फॉरेन रिजर्व काफ़ी नीचे जा रहा था, और उसके पीछे का रीज़न यही था कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो बढ़ रहा था। उसके बाद से भारत का जो ये फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसीज़ हैं उसने करंट अकाउंट डेफिसिट को नैरोअर ही रखा है, कम ही रखा है। और ये जो पैसा यूज़ यहाँ पे फॉरेन रिजर्व आ रहा है, आरबीआई इसको यूज़ करता है इंडियन रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए इन द टाइम ऑफ वॉलेटिलिटी। का अगर कोई वॉलेटिलिटी का समय आता है तो उस समय आरबीआई के पास इतना फॉरेन रिजर्व होता है कि वो इंडियन रुपी की कीमत को कम नहीं होने देता अचानक से। ऐसा नहीं होगा कि आज के समय में 83 रुपीज़ है अगर $1 की बात करी जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसा नहीं होगी कोई वॉलेटिलिटी आ जाए तो ऐसा नहीं होगी अच्छा इंडियन रुपी की कीमत बढ़ करके सीधे 150 रुपये हो जाए। ऐसे में तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है काफ़ी ख़राब हो जाएंगी। तो अगर कोई वॉलेटिलिटी आती भी है तो ऐसे केस में आरबीआई इन रिजर्व का प्रयोग करता है। कैसे करता है वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक और प्रेडिक्शन आई है, इसी का सिग्निफिकेंस आप देखिए। बैंक ऑफ अमेरिका ने ये प्रिडिक्ट किया है कि ये जो रिजर्व है इंडिया का 2026 मार्च तक $745 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। आप सोचेंगे इतना कम क्यों बढ़ रहा है, और बढ़ना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सारे डेटा मिलियन में नहीं है, ये बिलियन में है। 1 बिलियन की अगर बात करें तो उसमें 1000 मिलियन होता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, वो 100 मिलियन सोचते हैं, 1000 मिलियन होता है। तो बातें बिलियन में हो रही हैं, मिलियन में नहीं हो रही हैं। और हो सकता है कि ये जो आंकड़ा है ये भी गलत हो जाए, मार्च 2026 तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसे ही चलती रहें तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी रिजर्व हो, और जो कि अच्छा ही होगा भारत के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व है इसको कैसे यूज़ करेगा रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए। स्टेबलाइज करने का मतलब ये होता है अगर रुपये की कीमत घट रही है तो उसे रोकेगा और उसे मेंटेन करेगा, और अगर रुपये की कीमत बहुत बढ़ रही है तो उसे भी रोकना होता है। ऐसा नहीं कि हम रुपये को बहुत बढ़ने देंगे, क्यों, वो हम समझते हैं। अगर मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी आती है, ये सारी चीज़ें वैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अभी डॉलर 1 बराबर 60 रुपये के है। आगे चल करके कुछ समय के बाद कुछ मार्केट कंडीशन या वॉलेटिलिटी की वजह से जो रुपये की कीमत है $1 की वो हो जाती है 90 रुपये। ऐसी कंडीशन में जब आरबीआई ये देखेगा यहाँ पे रुपया क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। जितना $1 में रुपए की कीमत बढ़ेगी मतलब रुपया उतना कमज़ोर हो रहा है। मतलब ये समझिए कि $1 खरीदने के लिए भी 60 रुपये देने पड़ रहे थे, अब वही $1 खरीदने के लिए 90 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब कमज़ोर हो रहा है हमारा पैसा। तो ऐसे में आरबीआई क्या करता है कि मार्केट में जो डॉलर है उनको बेचना शुरू करता है। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी वस्तु जिसकी कीमत बढ़ रही है वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि उसकी कमी होती है। जब इंडिया से डॉलर बाहर जाएगा और इंडिया में डॉलर की कमी होगी तभी तो डॉलर को लोग महंगे में खरीदेंगे, है ना। डिमांड तो है ही लेकिन सप्लाई नहीं है। तो इस वजह से क्या करेगा आरबीआई कि मार्केट में बहुत सारे जो डॉलर्स हैं उनकी सप्लाई बढ़ा देगा। आरबीआई क्या करेगा, डॉलर को बेचने लगेगा, जिसकी वजह से डॉलर की जब सप्लाई बढ़ेगी तो ये जो कीमत है वो फिर से स्टेबलाइज होने लगेगी, है ना। तो ये पहला तरीका हो गया स्टेबलाइज करने का। दूसरा सिनेरियो इसका देखते हैं कि मान लीजिए अभी $1 बराबर कितना है, 60 रुपये है लेट्स से, और ये आगे चल करके किसी वजह से $1 बराबर हो जाता है लेट्स से 40 रुपये। तो ऐसे में रुपया क्या हुआ है, मजबूत हुआ है ना, कि पहले 60 रुपये में $1 आता था, अब 40 रुपये में $1 आ रहा है। ये भी कंडीशन आरबीआई क्या करेगा कि इसको भी प्रिवेंट करने का प्रयास करेगा। ऐसी कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा कि यहाँ पर तो जैसे इनफ्लो किया था डॉलर को कि अच्छा ले जाओ, हम डॉलर बेच रहे हैं, हमसे खरीदो। ऐसी कंडीशन में क्या करेगा आरबीआई, डॉलर को अपने पास रखेगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ कि आरबीआई पहले इनफ्लो कर रहा है, यहाँ से क्या करेगा, उसको
बाहर निकालेगा डॉलर को। क्यों? क्योंकि डॉलर इस समय मार्केट में ज़्यादा है, तो जब बाहर निकालेगा तो ये जो प्राइस 60 से 40 हुई थी फिर से स्टेबलाइज होने का प्रयास करेगी और हो जाएगी। तो ऐसे में आप ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा करेगा क्यों आरबीआई, कि हमारा पैसा मजबूत हो रहा है तो उसे स्टेबलाइज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इंपोर्ट करेंगे कोई चीज़ें तो हमें सस्ते में मिलेंगी, लेकिन अगर हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा तो ऐसे केस में जो एक्सपोर्ट होगा वो महंगा हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हर्ट ना हो, कि हम जो सामान बाहर बेच रहे हैं वो हर्ट ना हो, क्योंकि बाहर के लोग फिर खरीदेंगे नहीं, कर रहे अब तो ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। पहले तो वो $1 पे करते थे, 60 रुपये की चीज़ ले आते थे, फिर वो $1 पे करेंगे तो 40 रुपये की ही चीज़ मिलेगी, तो उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में वो बाकी के और मार्केट को देखना शुरू करेंगे, चाइना से मंगा लेते हैं, बाकी जगह से मंगा लेते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो ख़त्म ना हो, इसको बैलेंस करने का प्रयास आरबीआई करेगा। इस वजह से जब रुपया महंगा भी हो रहा होता है तो उसको भी आरबीआई स्टेबलाइज करने का प्रयास करता है। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया है। अब अगर हम बात करें कि आरबीआई फॉरेन रिजर्व का प्रयोग कैसे करता है मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वैसे तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किसी भी स्टॉक मार्केट या मार्केट में नहीं करता है कोई भी सेंट्रल बैंक, इनडायरेक्ट जो कह सकते हैं इन्फ्लुएंस ही किया जाता है। पहली चीज़ तो यही है कि अगर किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। मतलब ये होता है कि किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत अगर किसी देश पे आती है, कोई भी वॉलेटिलिटी अगर आती है, तो उस देश के पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व है जिससे वो अपनी मुसीबतों को टाल सकता है, जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर सकता है। मतलब ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कोई देश कह दे कि अब हम रुपये में ट्रेड नहीं करेंगे, तो ऐसे में उस देश के पास इतना फॉरेन रिजर्व होना चाहिए कि अगर उसे डॉलर में ट्रेड करना है तो डॉलर देने का पैसा या रिजर्व उसके पास होना चाहिए। तो ऐसे में अगर रिजर्व होगा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, रुपये में नहीं करोगे, डॉलर में करते हैं, है ना, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर है ही नहीं डॉलर या फिर बहुत कम मात्रा में डॉलर है, तब तो आप ये कह सकते हैं हम एक ही हफ्ते का तेल खरीद सकते हैं, हम एक ही महीने का तेल खरीद सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट फिर बैठने लगेगा, तो इन्वेस्टर्स ऐसे मार्केट में पैसा लगाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है अच्छा जो फॉरेन रिजर्व होता है उससे, है ना। तो इससे हमारी जो इकॉनमी है उसको ही लाभ मिलता है। दूसरा है रिड्यूसिंग वॉलेटिलिटी। मतलब ये हुआ जो भी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक्सचेंज रेट में किसी तरह की वॉलेटिलिटी आ रही, मान लीजिए डॉलर महंगा होने लग रहा है ना, तो अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो महंगा ही होता जाएगा और वो फिर हमारे रुपए को बहुत कमज़ोर कर देगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इंपोर्ट होगा बहुत महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व होता है, तो अभी मैंने पीछे की स्लाइड में बताया, ऐसे ही तरीके इस्तेमाल करके जो वॉलेटिलिटी होता है, चाहे रुपया मजबूत हो रहा हो चाहे बहुत कमज़ोर हो रहा हो, तो उनको दूर किया जाता है आरबीआई के द्वारा। फिर होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी को सपोर्ट मिलता है फॉरेन रिजर्व अच्छा खासा होने से, कि मतलब अगर फॉरेन रिजर्व अच्छा होता है तो आरबीआई जो इन्फ्लेशन की कंडीशंस हैं उनको भी इन्फ्लुएंस कर पाता है इनडायरेक्टली, और जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको भी इनडायरेक्टली आरबीआई कह सकते हैं कि उसकी वजह से भी आरबीआई के पास ऐसे जो टूल्स होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह आरबीआई करता है ना, तो उस तरीके से जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको भी प्रभावित करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी हेल्प मिलती है आरबीआई को अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व होने की वजह से। मतलब फॉरेन रिजर्व अच्छा खासा है तो थोड़े बहुत रिस्क भी लिए जा सकते हैं, अगर है ही नहीं तो कुछ नहीं किया जा सकता, बस मेंटेन करने का प्रयास होता है, बस जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ और किया तो फिर दिक्कत की कंडीशन आ सकती है। तो इस तरीके से स्टेबलाइज होता है मार्केट और इंडियन रुपी। तो फॉरेन रिजर्व भारत का $700 के पास है या क्रॉस कर चुका है, 700 इतना क्रॉस कर चुका है। उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात और समझ के रखिए कि ये जो फॉरेन रिजर्व है ये ऐसा नहीं कि अभी मैंने आपको बता दिया तो एक साल तक इतना ही रहेगा, ये हर हफ्ते चेंज होने वाली चीज़ है। तो अभी हो सकता है 704 है, अगले हफ्ते फिर न्यूज आए कि अच्छा 700 से नीचे आ चुका है कुछ, या फिर बढ़ भी सकता है। तो ये चेंज होने वाली चीज़ है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भारत का फॉरेन रिजर्व इतना 700 के आंकड़े को पार किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके समझने वाली थी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस तरह की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।